हाँ भी जवानों, कैसे हो? आज अपना चैप्टर शुरू करेंगे हम। वॉइस। आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं अपने वॉइस चैप्टर की। ठीक है। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मुझे बाई चांस एक बात याद आ रही है ना? याद है जब तुम नए नए आए थे बैच के अंदर, शुरुआत के वो 10-15 दिन, सर हफ्ते में 5 क्लास ही क्यों लेते हैं सब टीचर, 6 लो, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। है सर, ये प्रोवाइड करो, सर वो प्रोवाइड करो, सर ये कर देंगे, सर वो कर देंगे। याद आ रही है कुछ ऐसी बातें? अब आप देख पा रहे होगे जब तक आप यहाँ पे पहुंचे हो तो कितने लोग प्रेजेंट है क्लास के अंदर, ना? यहाँ तक पहुंचने वाले अगर मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो लास्ट के चैप्टर अभी तो बल्कि और भी पोर्शन है ना इसके अलावा, जैसे ग्रामर है, वो कैब है, आरसी है। मैं सिर्फ ग्रामर ग्रामर की बात कर रहा हूं। उनको लास्ट तक कितना किया, कहाँ किया, वो तो अभी बात ही नहीं कर रहा। ग्रामर सिर्फ जो सबसे इंटरेस्टिंग जिसको माना जाता है ना, भी जिसमें इंटरेस्ट बनता है बच्चे का, वहां तक पहुंचने वाले भी 15% बच्चे होते हैं मैक्सिमम। बता रहा हूं मैक्सिमम। चाहे आप किसी भी टीचर का बैच उठा के देख लो। ठीक है, मैं मानता हूं सिस्टम में, एग्जाम सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों में कमियां निकालने के हकदार तो आप तब हो ना जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया हो। ये गलत कह रहा हूं? आपने अपनी तरफ से क्या सिलेबस पूरा किया, ये पूछो अपने आप से। ठीक है, जो भी देख रहे हैं तुम तो ऑब्वियसली आ ही रहे हो। जो नहीं आ रहे ये बाद में देखेंगे, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद देख रहे होंगे चीजों को, और फिर कमियां निकाल रहे होंगे कि यार वो टीचर बढ़िया नहीं था, वो किताब बढ़िया नहीं थी, वो कोचिंग बढ़िया नहीं थी। उनके लिए कह रहा हूं ये बात कि आप अपने आप से सवाल करो, क्या आपने शिद्दत से जैसे टीचर ने पढ़ाया, जैसे उसने प्रैक्टिस करने को बोला, क्या आपने करी? तो चलो, मेरी तरफ से तो आपके लिए देखो बेस्ट विशेष ही है। कोशिश करिए डेडिकेटेड मैनर में चीजों को करने की, और तो क्या कह सकता हूं। आई। एक्टिव पैसिव, याद आ रहा? बेसिक्स में अपन ने कुछ बात करी थी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की पहचान बी की फॉर्म प्लस V3 लगा होना। पैसिव क्यों लगाते हैं, वो सारी बातें कुछ कुछ याद आ रही है? मैं वो रिवाइज कराता हूं और फिर अपन करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले समझिए कि पैसिव वॉइस आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं। ये वाली स्लाइड याद आ रही है, बेसिक्स में थी। हाँ जी, ये वाली कुछ स्लाइड याद आ रही है क्या? बेसिक्स में थी, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये सारी चीजें। डायरेक्ट बच्चे वॉइस नहीं पढ़ पाओगे ना। सबसे पहले तो टेंस चैप्टर बहुत मजबूत होना चाहिए आपका। वॉइस नरेशन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने टेंस चैप्टर पढ़ रखा हो। ठीक है, और कुछ बेसिक्स भी हल्के फुल्के ग्रामर के पढ़े होने चाहिए, तब समझ में आएगा। ये बातें आपको याद होंगी। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर को बनाते हैं। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर स्ट्रेस होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सारा स्ट्रेस डूअर पर होता है, पैसिव वॉइस में सारा स्ट्रेस रिसीवर पर होता है। फिर आपको ये बातें याद आ रही होंगी, मैंने कहा था इसके अंदर मोहन बॉट अ कार। जब आप इसका पैसिव बनाओगे, ये सब्जेक्ट हो गया, बॉट वर्ब हो गया, और कार इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मोहन बॉट अ कार, मोहन ने गाड़ी खरीदी थी। जब आप इसका पैसे बनाते हो, जब आप इसका पैसे बनाते हो तो क्या हो जाता है? कार को सब्जेक्ट बना देते हो। अब ऐसा करते क्यों है? कुछ याद आ रही है वो बातें? एक्टिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब हमें डूअर को इंपॉर्टेंट बनाना हो, यानी डूअर को सब्जेक्ट बना देंगे। किसने पूछा, अरे वो गाड़ी चोरी हुई थी, एक गाड़ी चोरी हुई थी, किसने किसने चोरी करी थी? वो मोहन ने चोरी करी थी एक गाड़ी। मोहन ने चोरी करी थी एक गाड़ी। अगर स्ट्रेस देना हो मोहन पे, यानी डूअर पे, तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। अच्छा यार, मोहन पे कुछ चोरी का इल्जाम है, पुलिस पकड़ के ले गई उसको। क्या चोरी कर लिया ऐसा उसने? एक गाड़ी चोरी करी गई थी उसके द्वारा, एक गाड़ी चोरी करी गई थी। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना है तो उसको पैसिव वॉइस में लिखोगे। डूअर पे स्ट्रेस डालना है तो एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, रिसीवर पे स्ट्रेस डालना है तो पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ये तो था जी रीजन। अब वो जो चीजें आप करते हो ना, आपने जब 9वीं 10वीं में वॉइस नरेशन पढ़ा होगा, वॉइस जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो ऐसे ठश, ठश, वो जो करते थे, उसका लॉजिक क्या था? उसका यही तो लॉजिक है यार। जैसे मोहन बॉट अ कार का आपको पैसे बनाना है, मोहन बॉट अ कार का जब आपको पैसे बनाना है, तो कार को आपने क्या करा? सब्जेक्ट बनाया। अब इसका लॉजिक क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दे रहे हो, ये जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो, इसका लॉजिक क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जिस पर स्ट्रेस हो।
सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? जिस पर स्ट्रेस हो। और पैसिव वॉइस का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि जब रिसीवर पर स्ट्रेस डालना हो, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट था वो रिसीवर था एक्शन का, उसको सब्जेक्ट बनाया ताकि उस पर स्ट्रेस आए। अच्छा, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख देते हो, ऐसा क्यों? भैया स्ट्रेस बदल रहा है, मीनिंग थोड़ी बदल रहा है। स्ट्रेस बदल रहा है, मीनिंग थोड़ी बदल रहा है। पहले भी मोहन ने गाड़ी चुराई थी, अब भी गाड़ी मोहन के द्वारा चुराई गई, बस इतना ही फर्क है। घुमा के बोला है, बस स्ट्रेस चेंज किया है। ऐसा थोड़ी गाड़ी मोहन को चुरा लेगी। तो ये डूअर बाय प्रीपोजिशन क्या होती है? डूअर को दिखाने वाली प्रीपोजिशन होती है। इसलिए ज्यादातर आप देखोगे पैसिव के अंदर आपको बाय प्रीपोजिशन नजर आती कि ये काम किया गया इसके द्वारा। अच्छा, बॉट को वॉज बॉट में क्यों चेंज किया? बाय माने है खरीदना, और मुझे मीनिंग चाहिए खरीदा जाना, क्योंकि गाड़ी तो किसी को खरीदेगी नहीं। गाड़ी तो किसी को खरीदेगी नहीं, गाड़ी को खरीदा। अभी चोरी किया गया बोल दिया क्या मैंने? वो स्टोल के अकॉर्डिंग बोल दिया ना। अगर स्टोल वर्ब होती तो वो मीनिंग होते। अच्छा, गाड़ी थोड़ी किसी को खरीदी, गाड़ी को खरीदा जाएगा। तो ये खरीदी गई, खाई गई, ये वाले जो मीनिंग है किससे आएंगे? ये वर्ब के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा। तो इस मीनिंग के लिए ग्रामेरियंस ने स्ट्रक्चर बना रखा है बी की फॉर्म प्लस V3। लेकिन ध्यान रखिएगा, टेंस से चेंज नहीं करना है। पहले ये V2 लगा हुआ, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ये V2 में लिखी हुई यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। तो बी की कौन सी फॉर्म लगाओगे? सेकंड वाली, वॉज वर। अब कार सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। तो ये वाला जो बी की फॉर्म प्लस V3 था, ये जो बी की फॉर्म प्लस में V3 था, ये आपका रिप्रेजेंट करता है जी पैसिव को। ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी, है कि ना? एक सेंटेंस से और थोड़ी सी और ताजा कर देता हूं दोबारा। एक सेंटेंस से फिर से ताजा कर देता हूं दोबारा। ये बातें याद आई आपको सारी की सारी? एक्टिव वॉइस में डूअर को सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस में रिसीवर को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसकी पहचान बी की फॉर्म प्लस V3 होती है। ये सारी बातें याद आ रही हैं? अब थोड़ी सी मतलब समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये करते क्यों है। पहला रीजन तो बिल्कुल सिंपल है। पहला रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिसीवर पर स्ट्रेस डालने के लिए। सबसे पहला जो रीजन है वो तो ऑब्वियस है, जो मैंने आपको बताया कि रिसीवर पर स्ट्रेस डालना है। मोहन ने गाड़ी चुराई, गाड़ी मोहन के द्वारा चुराई गई। रिसीवर पर स्ट्रेस डालने के लिए यूज करते हो, सेम वही बातें। ये था सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है एक्टिव टू पैसिव जाने का? कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्यों करते हैं भाई ऐसा? अरे इस पे स्ट्रेस डालना है। इस पे स्ट्रेस डालने के लिए तो पैसिव वॉइस का क्यों निर्माण हुआ? क्यों बनाएगी पैसिव वॉइस? ताकि रिसीवर पर स्ट्रेस आ सके। और रिसीवर पर स्ट्रेस लाने का तरीका क्या है? रिसीवर पर स्ट्रेस लाने का तरीका क्या है हमारे पास? उसको सब्जेक्ट बना देना। इसलिए इसको जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव में ले जाकर सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी बात में कोई समस्या? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अरे भैया स्ट्रेस चेंज कर रहे हैं, मीनिंग थोड़ी चेंज करना है। ऐसा थोड़ी कि मोहन ने गाड़ी चुराई, अब गाड़ी ने मोहन को चुरा लिया लिख दोगे। डूअर तो वही रहेगा ना। स्ट्रेस चेंज हुआ, मीनिंग थोड़ी चेंज हुआ है। तो डूअर को दिखाने वाली प्रीपोजिशन होती है बाय। इसलिए पैसिव में जनरली आपको बाय प्रीपोजिशन के साथ ऐसे लिखना पड़ता है। इसको सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये जो स्टोल था इसको वॉज स्टोलन में क्यों चेंज किया? इसलिए चेंज किया भाई स्टोल माने होता है चोरी करना। अब गाड़ी थोड़ी कुछ चोरी करेगी, गाड़ी को चोरी किया गया, ये मीनिंग देना है। और ये मीनिंग आएगा बी की फॉर्म प्लस V3 से, हाँ कि ना? हर एक वर्ब के अपने मीनिंग है ना। ये वाला जो है ना, जैसे मैंने कुछ खाया, वो चीज मेरे द्वारा खाई गई। मैंने कुछ खेला, वो चीज मेरे द्वारा खेली गई। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये वाला जो खेला जाना, चोरी किया जाना, खाया जाना, इस मीनिंग को देने के लिए ग्रामेरियंस ने स्ट्रक्चर बना रखा है बी की फॉर्म प्लस में V3। अब ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म तो सारी है। इज एम आर भी बी की फॉर्म है, वॉज वर भी बी की फॉर्म है, बीन भी बी की फॉर्म है, बीइंग भी बी की फॉर्म है। यहां सिर्फ वॉज ही क्यों आई? टेंस सेम रखने के लिए। इधर पास्ट इंडेफिनिट था तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखना है, इसलिए यहां पे वॉज रखा। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये जो वॉज स्टोलन है, ये बी की फॉर्म प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखा रहा है कि ये पैसिव वॉइस हो गया। अब शायद माइंड में वो चीजें ताजा हो गई होंगी जो आपने बेसिक्स के अंदर पढ़ी थी। कुछ और भी जगहें हैं जहां पे अपन पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पैसिव वॉइस को यूज करने का एक तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जब आपको रिसीवर पे स्ट्रेस डालना हो। पैसिव वॉइस को यूज करने का एक तो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है जब आपको रिसीवर के ऊपर स्ट्रेस डालना, ठीक है। दूसरा, अगर डूअर का पता ही ना हो, पैसिव वॉइस, क्योंकि
एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे, डूअर को बनाओगे। अगर डूअर का पता ही नहीं, अगर डूअर का पता ही नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में लिखा जाता है। जैसे हिज कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। अब या तो इसको ऐसे लिखो समबडी स्टोल हिज कार, ऐसे भी लिख सकते हैं समबडी स्टोल हिज कार, लेकिन समबडी लगाने की बजाय पैसिव में लिख दो हिज कार वॉज स्टोलन यस्टरडे, उसकी गाड़ी चोरी कर ली गई कल। हाँ कह रहे ब्रॉन्ज वॉज डिस्कवर्ड अबाउट 3500 बीसी। ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया गया, ब्रॉन्ज को डिस्कवर किया गया लगभग इतने साल पहले। अब किसने डिस्कवर किया, कोई उसकी फोटो नाम कुछ मौजूद है आपके पास, नहीं है, डूअर का पता ही नहीं है तो पैसिव में लिख दो। जब डूअर का पता नहीं होता, जब डूअर का पता नहीं होता तो पैसिव स्ट्रक्चर प्रेफर किए जाते हैं। अब कहने को तो इसको भी कह दो कि समबडी डिस्कवर्ड लगा लेते हैं, गलत नहीं है वो, लेकिन ऐसी जगहें जहां पर डूअर का पता नहीं होता वहां पर पैसिव कंस्ट्रक्शन प्रेफर किया जाता है। ऐसे ही मान लो डूअर ऑब्वियस, डूअर आपका ऑब्वियस है, जैसे द थीव्स वर अरेस्टेड यस्टरडे। उन चोरों को अरेस्ट कर लिया गया कल। किसने किया होगा, किसने किया होगा, पुलिस ने किया होगा, है ना। तो यहां बाय पुलिस जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहां पे डूअर ऑब्वियस होता है वहां भी पैसिव वॉइस प्रेफर करी जाती है। मैं कह रहा हूं गलत नहीं होगा अगर इसको एक्टिव में लिख दोगे। पुलिस अरेस्टेड द थीव्स यस्टरडे ऐसा लिखना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर डूअर का पता ना हो, अगर डूअर ऑब्वियस हो तो पैसिव कंस्ट्रक्शन प्रेफर करी जाती। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब फिर से कौन बोलेगा, लोग ही बोलेंगे, जानवर तो बोलेंगे नहीं, तो यहां पे बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं। आ रही मेरी बात समझ। अच्छा, या फिर डूअर इररिलेवेंट हो, पता तो है आपको, पता है आपको कौन है डूअर, लेकिन वो इररिलेवेंट है, मतलब उसका सेंटेंस के अंदर बताना जरूरी नहीं है। जैसे योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड। आपने कहीं अप्लाई किया, मान लीजिए कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज के लिए अप्लाई किया था या कॉलेज में कुछ अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई, तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अब किसने रिजेक्ट करी बताना जरूरी है क्या, बाय द अथॉरिटी, बाय दिस, आगे लिखना जरूरी है। जब भी आप मान लो जैसे आपके पास मैसेज नहीं आता, आपने कहीं अप्लाई किया था योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, क्या उसके अंदर बता रखा होता किसने रिजेक्ट करी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर किसने वो काम किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है वो काम कि वो काम हुआ। जब डूअर इंपॉर्टेंट नहीं होता, डूअर इररिलेवेंट हो जाता है, तब भी पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज करे जाते हैं। योर अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ, आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब इसमें बताना जरूरी किसने वेरीफाई किया, सिस्टम ने किया, किसी इंसान ने किया, किस पोस्ट वाले ने किया, जरूरी नहीं है। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहां पे डूअर इररिलेवेंट हो। फिर बता रहा हूं बच्चे, इन पे कोई एरर नहीं आएगा, ये खाली आपको बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस आपको कहां कहां पे मतलब लगती हुई दिखती है, क्यों यूज करते हैं पैसिव वॉइस, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, जैसे आपने कहीं ड्राई क्लीनिंग के लिए कोई शर्ट दी, ठीक है, उस पर कोई दाग वाग थे, आपने सोचा ड्राई क्लीन कराऊंगा तो हट जाएंगे, और वो हटे नहीं भैया। अब हो सकता है कि उसने लापरवाही बरती, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने नॉर्मल ड्राई क्लीन कर दिया, उसको पता ही नहीं था ऐसा कोई गहरा दाग लगा हुआ इसके ऊपर। तुम लेने आए वापस, तुमने कहा अरे भाई साहब ये तो दाग तो रह गया एज इट इज, तो सामने वाला ये मानने की बजाय कि मेरी कुछ गलती है, कहेगा अरे हट ही नहीं सकते, ये दाग नहीं हट सकते, दीज स्टेन्स कांट बी रिमूव्ड, ये दाग नहीं हट सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपने किसी को टीवी ठीक कराने के लिए दिया, वो ये नहीं कहेगा कि दिस टीवी कांट बी रिपेयर्ड बाय मी, मतलब मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहेगा कि मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, हो सकता है किसी से हो जाए, अरे ठीक ही नहीं हो सकता, अरे टीवी ठीक ही नहीं हो सकता भाई, दिस टीवी कांट बी रिपेयर्ड। तो बेसिकली क्या है, जब आपको ऐसा लगे कि भैया मतलब बचना है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लायबिलिटी से बचना है, आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी छुपाना चाहते हो, तब भी अक्सर पैसिव वॉइस के यूज किए जाते हैं। क्लियर होगी इतनी बात। हाँ जी, लीगल स्टेटमेंट्स के लिए, लीगल स्टेटमेंट्स अक्सर आपको ऐसे पैसिव में दिखेंगी। ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड, होता ना कोई खाली प्लॉट वगैरह होता है, या कोई ऐसे बहुत बड़ी कंपनी का, किसी कंपनी का बहुत बड़ा प्रेमाइसिस होता है, तो अवैध रूप से घुसने वालों को पनिश किया जाएगा, ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड। ई टेबल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दिल्ली मेट्रो, मेट्रो के अंदर ई टेबल्स अलाउड नहीं है। तो ऐसी वाली जब ऐसी को लीगल स्टेटमेंट्स कहीं पे मतलब इंस्ट्रक्शन के रूप में लिखनी होती हैं, आप देखोगे अक्सर वो पैसिव के अंदर लिखी होती हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि इनको एक्टिव में लिख नहीं सकते, मैंने कहा प्रेफरेंस की बात है,
मैंने आपको बताया एक्टिव पैसिव होता क्या है, ठीक है। अच्छा, क्यों लगाते हैं पैसिव वॉइस, उसके लिए मेन तो देखो रीजन ये वाला होता है, उसके अलावा और भी छोटे छोटे रीजन है जो मैंने आपको बताए। फिर बता दूं, ऐसा नहीं है अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिख देंगे, द अथॉरिटी हैज रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन, तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस प्रेफरेंस की बात है कि पैसिव वॉइस कहां पे लगा देते हैं, कहां पे प्रेफर करते हैं, कि उसमें एक्टिव की बजाय पैसिव प्रेफर कर लेते हैं। उन केसेस को मैंने आपको बताया। क्लियर हो गया? आ जाइए। अब अपन फिर से थोड़ा सा आपको टेंस भी याद कराऊं। हालांकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वॉइस चैप्टर अगर पढ़ना है तो टेंस को अपने आप रिवाइज कर लो, लेकिन मुझे पता है ना आप लोगों का, तो टेंस भी एक बार फिर से थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करता हूं। क्योंकि पूरा वॉइस चैप्टर और पूरा नरेशन चैप्टर अगर आपको टेंस नहीं आता तो ये दो चैप्टर नहीं आ सकते, ठीक है। सारा इनमें गेम टेंस का ही है। आओ जरा देखो, वर्ब की पहली फॉर्म आए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए पास्ट इंडेफिनिट है, विल शैल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आए फ्यूचर इंडेफिनिट है। कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म देखते ही कॉन्टिन्यूस हो जाता है। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आई तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, विल बी शैल बी आया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। उससे पहले हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आई तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब आई तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव आई तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नाम ही क्लियर चीख चीख के बता रहा है कि परफेक्ट के भी लक्षण होंगे और कॉन्टिन्यूस के भी। कॉन्टिन्यूस की क्या पहचान थी? आईएनजी। अच्छा, परफेक्ट की क्या पहचान थी? V3। और आईएनजी से पहले कौन सी फॉर्म आती है? बी की फॉर्म आती है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लिख दी बीन। तो बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी इकट्ठा दिख जाए, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी इकट्ठा दिख जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? अगर इससे पहले हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैड है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, विल हैव शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टेंस देखना पढ़ाया था आपको टेंस चैप्टर के अंदर। हाँ जी, इसी के बेस पे ये कुछ सेंटेंसेस है, इनके टेंस बता दो आप फटाफट मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ा भरोसा हो जाए कि तुम्हें कुछ याद है। और फिर अपन वॉइस चैप्टर, वॉइस कैसे चेंज करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, उनकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू अंजलि शंकर, थैंक यू जी, थैंक यू। इनमें जो वर्ब आ रही है इनके टेंस बता दो आप मुझे फटाक से, ताकि मेरे को भरोसा हो जाए कि आपको टेंस आइडेंटिफाई करना आता है, आप वॉइस समझने लायक हो, क्योंकि सारा गेम टेंस का है। हाँ जी, मोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दूसरी फॉर्म भी कंप्लीटेड, तीसरी फॉर्म भी कंप्लीटेड। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई बात चिक चिक के बता रही है कि तीसरी फॉर्म है। तीसरी फॉर्म होते ही कंफर्म हो जाता है कि ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में कौन सा? ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, हैड हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। आईएनजी फॉर्म देखते ही मुझे पता चल गया है तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस में भी कौन सा वॉज लगा हुआ है, इसको देख के मुझे पता चल गया कि पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। टीचर्स वर्ब की पहली फॉर्म लगी हुई है, वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म है और उससे पहले बीन लगा हुआ है, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी देखते ही हमें पता चल गया है तो कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है से पता चल गया कि प्रेजेंट वाला है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। V1 प्लस आईएनजी देखते ही पता चल गया जी कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस में कौन सा? इज एम आर के से बनता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कोई दिक्कत समस्या? चलो, इनमें भी कुछ वर्ब आ रही है, इनमें भी कुछ वर्ब आ रही है, इनके बता दो अब आप मुझे।
जैसे यहां पे ये वर्ब है, इनके भी बता दो और फिर अपन पढ़ना चालू करते हैं। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू। हाँ जी। मोहन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। मोहन ने वो क्वेश्चन आसानी सॉल्व करी, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। दूसरी फॉर्म भी सॉल्व, तीसरी फॉर्म भी सॉल्व। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी है, दूसरी है। दूसरी फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, दूसरी फॉर्म भी ब्रॉट, तीसरी फॉर्म भी ब्रॉट। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी ये तीसरी है। तीसरी है तो यानी परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस कैसे पता चलता है? प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब को देख के। हैज है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता, हैड लगा हुआ तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, दूसरी फॉर्म भी कॉल्ड, तीसरी फॉर्म भी कॉल्ड। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी है, दूसरी है। दूसरी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। मॉडल विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, दूसरी फॉर्म भी फिनिश्ड, तीसरी फॉर्म भी फिनिश्ड। इससे पहले हेल्पिंग और लगी हुई है, यानी ये तीसरी फॉर्म है, यानी ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट में कौन सा विल लगा हुआ, इससे पता चल गया फ्यूचर है, तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट। कम, केम, कम, पहली फॉर्म भी कम और तीसरी फॉर्म भी कम। तीसरी होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई होती, यानी ये पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म है तो इसको प्रेजेंट डेफिनेट कहना पड़ेगा। बोलो, कोई दिक्कत, समस्या? हालांकि ये सब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपकी नजरों के आगे से निकाल दिया इन चीजों को, ठीक है। फिर भी मैंने आपके आगे से, नजरों के आगे से, अच्छा एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, क्यों लगाते हैं, थोड़ा टेंस, ये सब नजरों के आगे से निकाल दिए, ठीक। अब ये एक चार्ट है। जनरली बुक्स वगैरह में ऐसे दिया होता है कि अच्छा ये एक्टिव है, इसका पैसिव ऐसे बनता है, ये एक्टिव है, इसका पैसिव ऐसे बनता है, ये एक्टिव है, ये पैसिव इसका ऐसे बनता है, ठीक। आपको ये चार्ट ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं नॉर्मली ऐसे करना सिखा दूंगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है। स्टेप वाइज बताता हूं आपको करना क्या होता है। जैसे ये लिखा मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, जिसके लिए पैसिव का निर्माण किया हमने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ताकि उस पर स्ट्रेस आ सके। स्टेप नंबर 1 है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। स्टेप नंबर 1 है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देना। इतनी बात में कोई दिक्कत? स्टेप नंबर 1 हो गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। स्टेप नंबर 2 हो गया सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। अब आपको पता कि पैसिव वॉइस आएगी तो बी की फॉर्म प्लस V3 आएगा। पैसिव वॉइस आएगी तो बी की फॉर्म प्लस में V3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो भी वर्ब लगी हुई है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिख दी। लो, मैंने लिख दिया प्लेड। थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, बात खत्म हो गई। अब आगे आपको क्या करना है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। यहां पे आपको बी की फॉर्म से, बी की फॉर्म से, इज, एम, आर, वाज, वर से ऐसी बी की ऐसी फॉर्म लिखनी है, बी की ऐसी फॉर्म लिखनी है जो वही टेंस बनाए जो इसका टेंस है, क्योंकि टेंस सेम रहना है। एक्टिव पैसिव में खाली स्ट्रेस चेंज होता है, टेंस सेम रहता है। अब ये फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की पहली फॉर्म है। ये फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की पहली फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने वाली बी की फॉर्म कौन सी होगी? इस V3 को भूल जाओ, ये आपने लिख दिया, इसको छोड़ दो। बी की फॉर्म से इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये जो बी की फॉर्म है, अगर इससे प्रेजेंट डेफिनेट बनाना है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे? ऑब्वियसली पहली यूज करोगे। अच्छा, बी की पहली फॉर्म कौन सी है? इज, एम, आर और बी, हाँ कि ना? अच्छा, क्रिकेट के साथ कौन सी आएगी? क्रिकेट के साथ एम आएगा क्या? आर आएगा क्या? बी आएगा क्या? क्या लगाना पड़ेगा?
इज लगाना पड़ेगा पहली फॉर्म। लो जी, पैसिव आपका तैयार हो गया। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, स्टेप नंबर 1। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओ, स्टेप नंबर 2। जो वर्ब लिखी है उसकी V3 लिख दो, स्टेप नंबर 3। फिर यहां पे बी की फॉर्म ऐसी यूज करो जो मतलब जो इस टेंस में यूज हुई है, जो एक्टिव में जो वर्ब का टेंस था उसी टेंस की बी की फॉर्म लिख दो, आपका पैसिव तैयार हो जाता है। यही चीज आप धीरे धीरे एक सेंटेंस कराया भी 2 3 4 5 जब होंगे तो खुद से करना सीख जाओगे। ये लिखा हुआ है, एक बार इसको करके दिखाओ। पहली ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। तो मुश्किल नहीं है यार, बचकानी बातें सब 9वीं 10वीं में आपने पढ़ी होती है। फिर भी मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता। आपने जिंदगी में वॉइस पढ़ा ही नहीं है पहले कभी, ये मान के पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। क्रिकेट लिख दो यहां पे। स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। बाय मोहन लिख दूं। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो भी वर्ब दी हो उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिख देना। प्लेड लिख दिया और हम इसको भूल गए। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और फिर उसको भूल जाओ। अब यहां पे आपको क्या करना है? बी की फॉर्म से, बी की फॉर्म का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जो वही टेंस बनाए। बी की फॉर्म का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जो वही टेंस बनाए जो यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस में V1 प्लस में ING। यही होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। अब यही स्ट्रक्चर आपको बी की फॉर्म से लिखना है। ऑब्वियस बात है, क्रिकेट के साथ एम आर बी ये सब तो आएंगे नहीं। क्या आएगा? इज का इजी रहेगा। और बी की फॉर्म से आपको क्या बनाना है? वही स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या लिखना पड़ेगा? बी की ING। ये इज तो एज इट इज आया, यही वाला, इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है। बी की फॉर्म से स्ट्रक्चर बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। बी की फॉर्म का यूज करके स्ट्रक्चर बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो उसके लिए चाहिए इज एम आर प्लस में ING। तो बी की ING फॉर्म क्या होती है? बीइंग। बात खत्म। अक्सर बच्चे इसके अंदर ना बीइंग लगाना भूल जाते हैं। अक्सर बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं? बीइंग लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो आई मेरी बात समझ में? मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव क्या बन गया? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। क्लियर है जी? नेक्स्ट पे आओ। अब ये वाले दोनों हैं, इनका बना के दिखाओ। पहली ट्राई आप करो, फिर मैं कराऊंगा। करो ट्राई। हाँ जी, मोहन हैज प्लेड क्रिकेट। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। स्टेप नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देना। स्टेप नंबर 3 क्या है? जो भी वर्ब लगी हुई है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाओ और यहां लिख दो। जो भी वर्ब लगी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म उठाओ, यहां लिख दो। स्टेप नंबर 4 क्या है? जो टेंस का स्ट्रक्चर यहां था, यहां प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट बनता हैज प्लस में V3 थे।
प्रेजेंट परफेक्ट बनता हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। अब वही स्ट्रक्चर यहां बी की फॉर्म से बनाना है। हैज हैव तो हैज हैव प्लस में V3, क्रिकेट के साथ हैव आएगा कि हैज आएगा, सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। और V3 कहां से लगाओगे, बी की फॉर्म से, क्योंकि पैसिव के लिए बी की फॉर्म से बनाते हैं अपन स्ट्रक्चर। अच्छा, बी की V3 क्या होगी, बीन होगी। लो जी पैसिव तैयार हो गया। क्रिकेट, अरे हैव लिख दिया क्या तुम्हारी बातों में फंस के। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मोहन, क्लियर होगी इतनी बात। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मोहन। अब अगले टेंस पे आ जाओ। वैसे तो ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ग्रामर तो ये कहती है ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं, ग्रामर ये कहती है जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले होते हैं और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है, ये जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये चार टेंस का पैसिव नहीं बनता, ग्रामर का ऐसा कहना है। लेकिन अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर देखा गया कि जानबूझ के ये टेंस दिए गए और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि पैसिव नॉट पॉसिबल, ठीक है। उन्होंने जबरदस्ती का इसका एक पैसिव बनवाया। आप भी बना दो, धक्का ही करना है। या एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक है, अभी जो सिंपल रूल बुक को फॉलो करते हैं पहले वो वाले बना लेते हैं सारे, फिर आके वापस इसका बताता हूं कि इसका करना क्या है, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं, इनके बनाना जरा, एक बार इनके बनाना जरा। हाँ जी, मोहन प्लेड क्रिकेट। पहला स्टेप है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, लो जी बना दिया। दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना, तो पास ही लिख लेता हूं, लो जी बना दिया। तीसरा स्टेप है जो भी वर्ब लिखी है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, लो जी लिख दी। चौथा स्टेप है जो टेंस यहां बना हुआ है वही बी की फॉर्म से क्रिएट करना है, इसको भूल जाओ। जो टेंस यहां बना हुआ है बी की फॉर्म यूज करो ऐसी जो वही टेंस बना दे। यहां पे पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, अगर बी की सेकंड फॉर्म अकेली लिखते हैं तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट बनाती है। क्रिकेट के साथ वर्ब प्लूरल तो आएगी नहीं, तो यहां पे वॉज प्लेड लिख दिया। क्लियर हो गया। हाँ जी, इस पे आइए फिर से। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, लो जी बना दिया। दूसरा स्टेप क्या है, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देना, लो जी बना दिया। तीसरा स्टेप क्या है, जो भी वर्ब लिखी हुई है, जो भी वर्ब लिखी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दो यहां पे। अब यहां पे क्या करना है, आपको बी की फॉर्म का यूज करना है। बी की फॉर्म का यूज करके जैसे सिंपली आप ऐसा सोच लो, इसका मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलने की समझने की कोशिश करता हूं। देखो, ठीक है, आप क्या किया करो, V3 आपने लिख लिया और इसको भूल गए। अब आप क्या करो कि जिस वर्ब की फॉर्म में ये है ना, जो वर्ब का स्ट्रक्चर यहां पे, उसमें मेन वर्ब की जगह बस बी की फॉर्म लिख देनी है आपको। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, अकेली मेन वर्ब भी है, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म में है, तो यहां भी बस बी की पहली फॉर्म आ जाएगी। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात है, इधर देखो। अब इसमें क्या किया मैंने, V3 लिखा और इसको भूल गया। अब क्या करना, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है ना, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है इसमें जो मेन वर्ब है उसकी जगह बी की फॉर्म लिख दो। ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है इसमें जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्ले है ना, इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। प्ले का बनता प्लेइंग और बी की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, बीइंग। तो ये इज प्लेइंग उठ के क्या बन गया, इज बीइंग बन गया। ऐसे ही V3 लिख दिया इधर। अब यहां पे क्या करना है, जो मेन वर्ब है ना उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, हैज प्लेड। प्ले को जो मेन वर्ब है उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन। हैज प्लेड कर दिया मैंने हैज बीन। अब शायद आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी थोड़ी जल रही होगी। थर्ड फॉर्म लिखी और भूल गए। जो वर्ब की फॉर्म यहां लिखी हुई है ना उसको मेन वर्ब से रिप्लेस कर दो। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो बी की सेकंड फॉर्म लगा देंगे,
क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए वॉज आ गया। अच्छा, अब फिर से V3 लिखी और भूल गए। अब जो वर्ब का स्ट्रक्चर यहां बना हुआ है ना, उसमें बस मेन वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर देंगे। यहां पे मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? बीइंग। तो ये वर्ब का स्ट्रक्चर अब उठ के यहां पे क्या आ जाएगा? वॉज बीइंग। हाँ जी, समझ में आ रहा है? चलो इसको करके दिखाओ जरा। ये वाले का पैसिव कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों नहीं बनता है, वो बात करेंगे अभी। थोड़ा सा संयम रखो। इसका बना के दिखाओ मुझे। हाँ जी। अब ये जो केम वर्ब है इसका तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है तो इंट्रांजिटिव है, तो इसका तो पैसे बनेगा नहीं। पैसे बन पाएगा सिर्फ इसका, है कि ना? पैसे बन पाएगा सिर्फ इसका। लो बना देते हैं। क्रिकेट ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? यहां पे लिख देता हूं बाय मोहन। दूसरा स्टेप क्या है? पहला स्टेप था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। तो यहां पे मैंने लिख दिया बाय मोहन। ठीक। ये आगे का जो पोर्शन है ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पे क्या करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहां पे लिखो और उसको भूल जाओ। जो भी मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म यहां लिखो और भूल जाओ। अब आपको क्या करना है? ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है ये थर्ड फॉर्म लिख के भूल गए, और ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है इसमें जो मेन वर्ब होती है इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। फिलहाल क्या लिखा हुआ? हैड प्लस प्लेड लिखा हुआ है। इसमें मेन वर्ब प्लेड है, इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। अच्छा, थर्ड फॉर्म लगी हुई तो बी की भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो क्या बन गया? हैड बीन बन गया। उसको यहां पे पुट कर दो। लो पैसिव तैयार है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? इनको बना के दिखाओ जरा। वो जो सेंटेंसेस मैं छोड़ रहा हूं अभी आऊंगा उन पे लौट के। 5 मिनट का संयम रखो। इसका बनाओ। इसका नहीं बनेगा अभी फिलहाल आपसे। इसका बना के दिखाओ। हाँ जी। मोहन विल प्ले क्रिकेट। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। लो जी, बना दी। दूसरा स्टेप क्या है? सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना। लो जी, लिख दिया। तीसरा स्टेप क्या है? जो भी मेन वर्ब लगी हुई है उसको थर्ड फॉर्म में लिखो और भूल जाओ। लो जी। चौथा स्टेप क्या है? ये जो वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, इसमें मेन वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। ठीक है, प्ले लिखा हुआ, प्ले को बी की फॉर्म से रिप्लेस करेंगे। वर्ब की बेस फॉर्म में मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, तो बी की भी बेस फॉर्म लिखोगे। बी की बेस फॉर्म क्या होती है? बी होती है। तो ये विल प्ले किस में चेंज हो गया? विल बी में चेंज हो गया। उसको उठाओ और यहां पे लिख दो। बोलो, क्लियर हो गया?
ऐसे इसका बना के दिखाओ, इसका नहीं बनेगा भी, तुम इसका बना के दिखाओ जरा ऊपर वाले। हाँ जी। मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर यू कम। मोहन क्रिकेट खेल चुका होगा तुम्हारे आने से पहले। अब इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव कैसे बनाओगे? तो फिर क्या लिखेंगे? अब ये क्रिकेट को मैंने सब्जेक्ट बना लिया, लो जी, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये आगे का जो पोर्शन है वो एज इट इज रह गया। स्टेप नंबर 3 क्या हुआ करता था? जो भी वर्ब लिखी हुई है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पे लिखो और उसको भूल जाओ। फिर क्या करो, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, जो भी वर्ब का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पूरा जो इकट्ठा है, उसमें जो मेन वर्ब है उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। उसमें जो मेन वर्ब है उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। ठीक है? ऐसा कर क्यों रहे हैं? रटने की बातें नहीं है, सब समझ रहे हो ना? ऐसा कर क्यों रहे हैं? ताकि टेंस सेम रहे, ताकि टेंस सेम रहे। ठीक है? ये जैसे फ्यूचर परफेक्ट लगा हुआ है तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट का निर्माण करना है, तो वो कैसे हो पाएगा? एक काम करो, ये जो वर्ब लिखी हुई है, ये जो मेन वर्ब थी, इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। तो यहां पे बना विल हैव, और बी की फॉर्म से रिप्लेस करोगे, थर्ड फॉर्म में है तो बी की थर्ड फॉर्म क्या? बीन। तो ये क्या बना? विल हैव बीन। उसको उठाओ यहां पे रख दो, विल हैव बी। अब ये जो हम कारिस्तानियां कर रहे थे, ये जो हम कारिस्तानियां कर रहे थे, एक बार फिर से मैं आपको ना इसके पीछे का थोड़ा लॉजिकली इस बात को बताने समझाने आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता हूं। देखो मेरी बात समझना, होता क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाना है। अब बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर है, पैसिव वो वाला मीनिंग जो है ना, खेलना, खेला जाना, वो बी की फॉर्म प्लस V3 से ही आएगा। तो उसके लिए क्या करा? V3 बात तो मेरी V3 चीज तो फिक्स हो गई। अब इसके आगे अपन हिंट देने के लिए कि ये प्रेजेंट का है, ये जैसे ये प्रेजेंट डेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, तो सेम हिंट देने के लिए अपन क्या करेंगे? जैसे यहां वर्ब की पहली फॉर्म है, यहां भी वर्ब की पहली फॉर्म लगाई मैंने, इसलिए इज प्लेड में कन्वर्ट हो गए। आ रही है मेरी कुछ बात समझो? वैसे कायदे से देखा जाए तो ये इसी का अंश होता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज है इससे, बस ये पैसिव मीनिंग देने के लिए लिखा आपने। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अब जैसे इज प्लेइंग है, पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बाद में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही बनाना है मुझे। अब ये मेरी बात समझना ध्यान से। अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, या तो इसको ऐसा समझ लो, या तो इसको ऐसा समझ लो कि ये V3 रख के भूल गए, या असली बात जो है वो ये है कि भैया पता क्या करते हैं, ये जो बीइंग है ना, ये इसका पार्ट है, ये जो बीइंग है ये इस वर्ब का पार्ट है। ये बीइंग साथ लगा होने की वजह से ये कॉन्टिन्यूस के अंदर चला गया। आईएनजी कुछ याद है? अगर आपको याद है, जिरेंड का पैसिव, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए आप इसको जिरेंड मानो, है नहीं है जिरेंड, एक सेकंड के लिए बस। आईएनजी फॉर्म का पैसिव कैसे होता था? अकेली जब आईएनजी फॉर्म होती थी तो बीइंग प्लस V3 से होता था, हाँ कि ना? तो कह सकते हैं कि ये वाली जो है पैसिव में कन्वर्ट होकर ये बन गई, और टेंस सेम रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब वैसे की वैसे रख दी। समझने का तरीका बता रहा हूं आपको कि ये क्यों कर रहे हैं हम ये सब। ये क्यों बोला मैंने कि V3 लग के भूल जाओ और इसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट पे देखो, ऐसे देखना, एक तो तरीका वही सिंपल, अपना V3 रख के भूल गए, नहीं तो एक चीज करो, समझो मेरी बात। आपने क्या कर रखा है, इधर देखो, ये जो प्लेड था, बी की फॉर्म लगानी है तभी पैसिव बनेगा, तो हमने क्या किया, इसको बीन प्लेड लिख दिया। जो भी ये वर्ब है ना, जो भी ये वर्ब है, वही वर्ब यहां पे लिखी, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म। अब ऐसा मत सोचो कि बीन कुछ अलग है, आप सोचो कि ये बीन इस वर्ब का पार्ट है, आप सोचो कि ये बीन इस वर्ब का पार्ट है। अब हैज के साथ V3 लगा हुआ है तो ये भी परफेक्ट टेंस हो गया, बस ये पैसे में कन्वर्ट हो गया बीन लगने की वजह से, बी की फॉर्म लगने की वजह से पैसे में कन्वर्ट हो गए। अब मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखोगे आएगी मेरी बात समझ में। अब इसमें जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा रुकता है एक बार के लिए। इसको देखो, एक तो वही रट्टे वाला तरीका कि V3 लिखो और भूल जाओ और फिर यहां पे बनाओ। ये करते क्यों है, ये क्या कर रहे हैं अपन? ये इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई क्योंकि टेंस सेम रखना है। अब मैंने क्या किया देखो, ये जो प्लेइंग था,
अकेले आईएनजी फॉर्म का पैसिव कैसे होता है, बीइंग प्लस वी थ्री से होता है। आप ऐसा मत सोचो कि हेल्पिंग वर्ब है कोई अलग है, ये इसका पार्ट है, ये इसका अंश है, ये मेन वर्ब का ही अंश हो गई ये बीइंग। अगर इसको ऐसे समझोगे तो देखो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये मेन वर्ब हो गई, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म से क्या बनता है, कॉन्टिन्यूस बनता है। और पैसिव क्यों है, क्योंकि बी की फॉर्म प्लस वी थ्री है। कुछ कुछ दिमाग में बात पड़ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं। देख फिर से हमने क्या किया, यहां पे परफेक्ट टेंस था, यहां पे ही परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है, लेकिन उसका पैसिव वर्जन लिखना है, और पैसिव वर्जन के लिए क्या चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी मेन वर्ब है ना वही बी की फॉर्म यहां डाल देंगे। आप सब में देखो, अगर अपन इसको छोड़ दें, अगर इसको छोड़ दें जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वही आपको थोड़ा सा दिमाग वो चल रहा होगा। अदरवाइज देखो सब में देखो करा क्या है मैंने, सेम स्ट्रक्चर लिखा, ये एज इट इज बी की फॉर्म प्लस वी थ्री चाहिए, और मैंने क्या किया, सेम टेंस बनाने के लिए जो भी वर्ब, ये आईएनजी फॉर्म थी तो बी की आईएनजी लिख दी, ये वी थ्री था तो बी को वी थ्री में लिख दिया, ये आईएनजी फॉर्म थी तो बी की आईएनजी लिख दी, ये वी थ्री था तो बी की वी थ्री लिख दी, ये बेस फॉर्म थी तो बी की बेस फॉर्म लिख दी, ये वी थ्री था तो बी की वी थ्री लिख दी। तो करा क्या है सबके अंदर, सबके अंदर करा क्या, उस वर्ब के साथ बी की सेम टेंस में जो फॉर्म यूज होती है वो फॉर्म यूज कर दी। जब आपने इसको देखा तो हो क्या रहा है, ऐसे मत सोचना कि ये बीन क्या है, ये अलग है। कहने को अपन इसको हेल्पिंग और लिख देते हैं, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि भैया ये इसका पार्ट हो जाता है मेन वर्ब का। आप देखो विल प्लस है प्लस वी थ्री तो बना ही एक टाइप का। कुछ मेरी बात आई समझ में, इसलिए कर रहे होते हैं वो सब कारिस्तानी। हमें क्या करना है, हमें टेंस सेम बनाना है। हमारा मेन मकसद है कि टेंस सेम रहना चाहिए और मीनिंग पैसिव वाला हो जाना चाहिए। उसके लिए बी की फॉर्म इंसर्ट करनी होती है। तो जो भी मेन वर्ब होती है उसी फॉर्म की वी थ्री अपन मेन वर्ब के साथ चिपका देते हैं, उससे टेंस भी सेम रह जाता है और मीनिंग पैसिव वाला हो जाता है। मेरी बात आई समझ, फिर से सुनो ये लाइन को, मैंने क्या बोला, हमें टेंस सेम रखना है लेकिन मीनिंग पैसिव वाला करना है। तो हम क्या करते हैं, सेम टेंस लिखते हैं, और जिस वर्ब जिस फॉर्म में, वर्ब की पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म जिसमें भी ये मेन वर्ब होती है उसी फॉर्म की बी की फॉर्म साथ चिपका देते हैं। इसके क्या किया, विल सेम, हैव सेम, प्लेड वी थ्री था तो यहां पे बीन प्लस वी थ्री लिख दिया। विल सेम प्लेड मतलब ये वाली जो वर्ब थी, वर्ब की बेस फॉर्म थी, लो बी की वही बेस फॉर्म लगाई और साथ चिपका दी इसके। ये काम हमें करना। अब आ जाओ इन पे, अब आओ बात करते हैं इनकी जिनके पैसे मैंने कहा कि बनते नहीं। थैंक यू अश्विनी भाई, थैंक यू। मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कायदे से एक तो इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए पैसिव नॉट पॉसिबल, एक तो इसका आंसर होना चाहिए पैसिव नॉट पॉसिबल। जो ग्रामर की मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेगा कि इसका आंसर हुआ पैसिव नॉट पॉसिबल। लेकिन अभी रीसेंट एग्जाम्स के अंदर देखा गया कि पैसिव नॉट पॉसिबल वाला वो ऑप्शन ही नहीं देता, 4 ऑप्शन देता कोई ऊट पटांग से, और उसके अंदर एक टिक हो रहा होता है। और वो कौन सा ऑप्शन टिक हो रहा होता है उसके लिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। सारा स्ट्रक्चर सारी चीजें अपन वही रखेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। जो वर्ब लिखी हुई थी उसकी V3 लिख दी। अब देखो यहां पे क्या किया अपन ने, अब देखो यहां पे क्या किया, स्टेप वही सेम रखेंगे। हैज बीन प्लेइंग, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो प्लेइंग मेन वर्ब है इसको आईएनजी फॉर्म से रिप्लेस करना था। तो अगर इसको आईएनजी फॉर्म से रिप्लेस करूंगा तो क्या बनेगा, हैज बीन बीइंग प्लेड। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। ये पैसिव आपको बस कह लो कि मजबूरी में मानना पड़ेगा, ये पैसिव आपको मजबूरी के अंदर मानना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। कायदे से ग्रामर की जो बुक्स हैं वो तो ये कहती हैं कि इनके पैसे बनते नहीं, लेकिन आजकल ऑप्शंस के अंदर ये देता है जानबूझ के, और आपको इसी को टिक करके आना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं। एग्जाम में अगर पहली बात तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, दोनों में से एक ही होगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी किस्मत खराब है, हालांकि फिर भी वो भरोसा नहीं कर सकते भाई इन पे, कभी इसको प्रेफर कर देते हैं कभी इसको प्रेफर कर देते हैं। जो भी आपको एग्जाम में मिल जाए, मैं अभी ये कह भी, मन तो था मेरा कहने का कि आप इसको प्रेफर करना, लेकिन कोई भरोसा नहीं है भाई। ये चैट जीपीटी वगैरह से पेपर बनाते हैं आजकल,
तो कोई भरोसा नहीं है वो किसको प्रेफर करा दे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों पे टिक लगा देता हूं। मेरा मन यही है बोलने का कि भैया दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिख जाए, ये दिख जाए तो इसको टिक कर देना, ये दिख जाए तो इसको टिक कर देना। दोनों में से जो आपको दिख जाए उसको टिक कर देना, ठीक है। और दोनों दिख जाए, और कभी खुदा ना खास्ता दोनों दिख जाए, तो फिर आप मेरे अकॉर्डिंग इसको टिक कर लेना, पैसिव नॉट पॉसिबल वाले को। लेकिन चैलेंज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए दोनों में से जो दिख जाए उसको टिक कर लेना। कायदे से ये पैसे बनता नहीं है, ऐसे ये बनाना, ये स्ट्रक्चर सही नहीं मानते ग्रामर के अकॉर्डिंग। बीन बीइंग फिर V3, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को सही नहीं मानते। लेकिन क्या करें, पेपर में ही ऑप्शन आ रहे। लेकिन इसमें कुछ आपको याद करने में कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके लिए तो सिंपली जो वर्ब थी उसको V3 में लिखा, और सारे रूल आपके वही फॉलो हो रहे हैं। हैज एज इट इज, बीन एज इट इज, प्ले आईएनजी था, इसको बी की फॉर्म में आईएनजी में कन्वर्ट करा, हैज बीन बीइंग प्लेड। आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ग्रामर के रूल की इन्होंने थोड़ी सी धज्जियां उड़ा ली। चलो, ऐसे ही जैसे वो पीछे वाला मैंने लिख के दिखाया, ऐसे इसका लिख के दिखाना आप जरा, ऐसे ही इसका लिख के दिखाना आप जरा। एक तो वही ऑप्शन हो गया कि पैसिव नॉट पॉसिबल, एक तो वही ऑप्शन हो गया कि पैसिव नॉट पॉसिबल। अगर ये ऑप्शन में है, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको टिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरा क्या मिलेगा जिसको टिक करना है आपको? हाँ भाई, जब सारे सेम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक। फिर क्या करना, जो वर्ब दी हुई है उसको V3 में लिख दिया। और फिर ये जो स्ट्रक्चर मेन वर्ब से बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपकी मेन वर्ब से बना हुआ है, इसको बस आप बी की फॉर्म से बना दो, इसको बस आप बी की फॉर्म से बना दो। हैड बीन प्लेइंग लिखा हुआ है, मेन वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। क्या हो जाएगा? हैड बीन बीइंग हो जाएगा। उठाओ यहां रख दो। बोलो जी, क्लियर हो गया? चलो, ऐसे ही अब इसका बनाने की ट्राई करो, ऐसे ही अब इसका बनाने की ट्राई करो। हाँ जी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। जो भी वर्ब लिखी हो उसको V3 में लिख दिया। फिर ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, ये जो वर्ब का स्ट्रक्चर है, इसको बी की फॉर्म से बना लेंगे। विल बी प्लेइंग है, मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग है। इसकी जगह बी की फॉर्म डालेंगे तो वो भी आईएनजी फॉर्म में डलेगी। क्या करना पड़ेगा? विल बी बीइंग। एक ऑप्शन क्या था अपना? पैसिव नॉट पॉसिबल। ये जो चार टेंस होते हैं, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले, और एक ही अपना प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला। कायदे से तो इसका पैसिव होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है और ये वाला है तो इसको टिक करके आना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। चलो, अब इसका भी बना दो ऐसे ही।
मोहन विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट व्हेन शी कम्स, इसका तो पैसिव होगा नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे का तो इससा वैसे का वैसा रह जाएगा। तो मैंने लिखा इधर क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो वर्ब लिखी हुई थी उसको V3 में लिख दिया। और ये जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड है इसको बी की फॉर्म से क्रिएट कर दूंगा मैं। इसमें मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग है, तो मेन वर्ब क्या प्लेइंग है, उसको बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, विल हैव बीन बीइंग। हाँ जी, फिर बता रहा हूं, इसका बेस्ट आंसर तो क्या है, पैसिव नॉट पॉसिबल। यहां पे इसका जो आंसर है वो एक तो होना चाहिए पैसिव नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या करें, आजकल ये ऑप्शन में ना आया तो फिर क्या करके आएंगे, फिर इसको टिक करके आ जाएंगे। यही इलाज है अपने पास, और कोई इलाज नहीं है। अगर ये पैसिव नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन अपने पास नहीं है और ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है तो फिर इसको टिक करके आ जाएंगे। बोलो, इतनी बात तो में कोई दिक्कत। पहली बार जब लिखा था तब थोड़ा सा ऐसे दिमाग ऐसे से कर रहे होगे, लेकिन इतने सेंटेंस हो गए, अब तो क्लियर हो गया आपको। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। चलो, करना कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। जैसे अभी तक किसी सेंटेंस में डू डज नहीं आया था, डू डज आएगा तो क्या करेंगे। ऐसे ही मान लो कोई एडवर्ब लिखी हो, उसकी पोजीशन पैसिव में जाने के बाद क्या हो जाती है। ऐसे ही मान लो कोई प्रीपोजिशन लिखी हो तो उसको कैसे लिखेंगे। इन्हीं हर एक सेंटेंस से छोटी छोटी बातें नहीं सीखेंगे अपन। चीजें वही हैं, रूल सारे के सारे वही हैं, कुछ नया नहीं करना इसके अंदर, कुछ अलग नहीं होगा, बस थोड़ी थोड़ी नई चीजें सीखेंगे। पहली ट्राई आप करोगे, फिर मैं कराऊंगा, करो ट्राई। ठीक है तुषार भाई, पढ़ लिया मैंने आपका। ठीक है, मैं जल्दी एग्जाम क्रैक करके आपसे मिलने आऊंगा। आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट भाई। फिर थोड़ी सी अच्छे नहीं लगते लक्षण ना, 100 150 बार कमेंट करना, है ना। चलो, तुम्हारी मर्जी है भाई। इनको बना के दिखाओ जरा, आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए यहाँ पे। राजेश डज नॉट स्कोल्ड हिज सन, राजेश अपने बेटे को नहीं डांटता। ठीक है, राजेश अपने बेटे को नहीं डांटता। अब इसका मैं बनाना पैसिव, तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज सन है, उसको यहां ले जाऊं, उसको यहां ले जाऊं, हिज सन। ठीक, सब्जेक्ट जो था उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दूं, बाय राजेश लिख दूं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ये कौन सा टेंस लगा हुआ, डज नॉट स्कोल्ड। पहला चलो वो स्कोल्डेड तो लिख ही लेता हूं, स्कोल्डेड तो लिख ही लेता हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज होनी है वो तो होनी है, उसको लिख लेता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कौन सा टेंस लगा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप वो करने चले गए, इसके अंदर अगर आप वो करने चले गए कि मेन वर्ब को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो, तुम कर दोगे डज नॉट बी,
तुम लिख दोगे डज नॉट बी, और डू की फॉर्म और बी की फॉर्म एक साथ नहीं आ पाएंगी, ठीक है। एज ए टेंस सेम रखने के लिए डू की फॉर्म और बी की फॉर्म साथ में नहीं लिख पाओगे, तो वो वाला गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा बेसिक बेसिक सेंटेंस थे, अब इसमें हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नई बात सीखेंगे अपन। ये जो डज नॉट स्कोर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मानते हो ना आप, नॉट लगने से वो नेगेटिव हुआ है। तो यहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है? इज एम आर प्लस V3 से बनता है। अरे हाँ कि ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और बी की पहली फॉर्म क्या इज एम आर है। अब हिज सन के साथ एम लगाओगे, आर लगाओगे क्या? नहीं, इज लगाओगे। पहले नेगेटिव था तो बाद में भी वही नेगेटिव मेंटेन करने के लिए नॉट लगा दोगे, तो इज नॉट स्कोल्डेड हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? ये डज मत उतार देना कहीं, यहां पे डज उतार दो आप। आई डिड नॉट कंप्लीट द टास्क, तो इसमें कैसे करोगे? फिर से वही, द टास्क कर दिया हमने, और आई को बाय मी कर दिया हमने, कंप्लीट का कंप्लीटेड लिख दिया। अब फिर वही बात, ये डिड मत उतार देना। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? वॉज, और पहले नेगेटिव था तो बाद में भी नेगेटिव, नॉट कर दी। क्लियर हो गया? तो इन दो सेंटेंसेस से हमने सोचा कि डब डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब कैसे बनाना है? तब इनको नहीं उतार देना है, कहीं डू डज डिड को भी इसमें उतार दो, बी भी लगा दो, ऐसा मत कर देना। चलो, ऐसी अब एक ट्राई आप इनकी करो, पहली ट्राई आप करोगे फिर मैं कराऊंगा, करो ट्राई। हाँ जी। ही वुड हैव नेवर मेड दिस मिस्टेक, ही वुड हैव नेवर मेड दिस मिस्टेक, उसने कभी ये गलती ना करी होती, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? दिस मिस्टेक, लो जी, सब्जेक्ट बना दूं इसको, ठीक। ही को बाय हिम लिख देता हूं, मेड जो वर्ब मेन वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है, लो जी लिख दी। क्लियर है? अब यहां पे मुझे क्या करना है? यहां पे मुझे क्या करना है? जो मेन वर्ब है उसको बी की फॉर्म में कन्वर्ट करके यहां पे लिखना है, ठीक है। तो वुड हैव बीन लिखना पड़ेगा, वुड हैव बीन लिखना पड़ेगा। अरे हाँ के ना। अब मेरा बस इसके अंदर सवाल आपसे यही है कि नेवर कहां जाएगा? ऐसे लिखें, वुड हैव नेवर बीन मेड, या वुड हैव बीन नेवर मेड। ये नेवर को कहां लिखूं? बीन से पहले कि बीन के बाद में? ये नेवर को मैं कहां लिखूं? बीन से पहले कि बीन के बाद में? ये सवाल है मेरा आपसे। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? इसका जो पैसे बनाना है उसको मैं कैसे बनाऊं? दिस मिस्टेक, मैं दोनों लिख दूं क्या? दिस मिस्टेक वुड हैव, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों में से कौन सा यूज करूं? इन दोनों में से कौन सा यूज करूं? वुड हैव नेवर बीन मेड या वुड हैव बीन नेवर मेड?
तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो कि एडवर्ब की जो पहले पोजीशन हो कोशिश किया करो कि वही रख दो। एडवर्ब की जो पहले पोजीशन है कोशिश किया करो कि वही रख दो। जैसे ही मेन वर्ब से पहले लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि इसको लिखा हुआ आपने मेन वर्ब से पहले, हाँ कि ना। तो यहां पे जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अगर आपको याद हो, तो ये जो बीन है ना, ये मेन वर्ब का हिस्सा होता है। ये जो बीन है, कायदे आप लिखना चाहो इसको हेल्पिंग और लिख लेते हो, लेकिन बीन पैसिव के अंदर ये मेन वर्ब का हिस्सा माना जाता है। तो अगर ये बीन मेन वर्ब का हिस्सा हो गया और नेवर की पोजीशन कहां नहीं थी, मेन वर्ब से पहले, इसलिए ये वाली पोजीशन लगाई जाएगी इसकी। इसलिए इसकी ये वाली पोजीशन लगाना आप, नेवर की ये पोजीशन। सेम इसी लॉजिक का यूज करते हुए, सेम इसी लॉजिक का यूज करते हुए इसको करके दिखाओ। क्या बनाओगे इसमें इस बार? चलो पहली ट्राई आप करो, फिर मैं कराता हूं। यू शुड हैव नेवर सपोर्टेड देम। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट देम है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव केस में आएगा। देम मत छोड़ देना कहीं उसको। लो जी, दे लिख दिया। जो सब्जेक्ट था उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बाय यू लिख दूं। सपोर्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, इसको यहीं एज इट इज लिख दूं। अच्छा जी, अब यहां पे मैं आपको कह रहा हूं कि सपोर्टेड को बी की फॉर्म से रिप्लेस करेंगे। शुड हैव नेवर बीन सपोर्टेड लिखूं कि शुड हैव बीन नेवर सपोर्टेड लिखूं? कैसे लिखूं मैं इसको? मतलब ये शुड हैव बीन बनेगा वो तो क्लियर है, ये नेवर की पोजीशन को मैं कहां पे डालूं? जो पहले पोजीशन है वही डालो, यानी मेन वर्ब से पहले। और ये जो बीन होता है ये मेन वर्ब का पार्ट माना जाता है, इसलिए आप नेवर को बीन से पहले लिख दो। शुड हैव नेवर बीन सपोर्टेड बाई। इस सेंटेंस से हम क्या सीखे? अगर डू डज डिड आता है तो उनका पैसिव कैसे करते हैं। इस सेंटेंस से हम क्या सीखे कि अगर कोई एडवर्ब लिखी हुई है तो उसकी पोजीशन मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन दोनों के बनाने की कोशिश करो, ये वाले दोनों के बनाने की कोशिश करो। पहले आप कोशिश करो, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, अब इसमें समझने वाली बात यह है, प्रिंसिपल हैज कॉल्ड यू एज वेल एज योर फ्रेंड। प्रिंसिपल ने बुलाया तुझे और तेरे दोस्त को भी, ये मतलब है इसका, है ना। अब अगर मैं इसको मान लो ऐसे बना दूं, अब अगर मैं मान लो इसका ऐसे बना दूं, मैं लिख ही देता हूं लो। क्या इसका ऐसे बनाए? यू हैव, तुम्हारा वो, अब करने लग गए हो डायरेक्ट कि ऐसे वो स्टेप बना बना के लिखूं भाई? करने लग गए हो ऐसे कि वैसे ही बना बना के लिखूं जैसे पहले कर रहा था? यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऐसे ही ये प्रिंसिपल पहले सब्जेक्ट था, इसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, अब यहां पे लिखा हुआ हैज कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले एज इट इज लिखा, और फिर कॉल्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी इसको बीन से रिप्लेस करके, यानी हैज बीन को, अब हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? इस बार सब्जेक्ट यू हो गया। प्रिंसिपल सब्जेक्ट था तो हैज आ रहा था, अब पैसिव वॉइस में तो सब्जेक्ट यू हो गया। यू हो गया तो वर्ब प्लूरल आएगी, हैव बीन। और ये एज वेल एज यूर फ्रेंड, इसको मैं यहां लिख दूं, क्या ये ठीक है? अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो क्या ये ठीक है? हाँ जी,
अगर मैं इसको यहां पे लिखूं तो ये सही है कि गलत है? ये गलत हो जाएगा बच्चे। गलत क्यों हो जाएगा? आपने मीनिंग ही गलत कर दिया। यू हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल एज वेल एज योर फ्रेंड, इसका मतलब पता क्या हो गया? तेरे को बुलाया गया प्रिंसिपल के द्वारा और तेरे दोस्त के द्वारा। क्या ये मीनिंग था इस सेंटेंस का? क्या ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ उसका ये मीनिंग था? हाँ जी, नहीं था ना। तो फिर इसको ठीक करना पड़ेगा। वही मीनिंग इंटैक्ट रखने के लिए एज वेल एज वाली बात को इसके साथ ही ले जाना पड़ेगा, तभी वही मीनिंग आएगा। यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा? यू एज वेल एज योर फ्रेंड, यू एज वेल एज योर फ्रेंड हैव बीन कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। आई भाई मेरी बात समझ में? क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मीनिंग ठीक रहे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मीनिंग ठीक रहे। ऐसे अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज कनेक्टेड है तो उसको उसके साथ ही रहने दिया करो। अब यही जो बात मैंने बताई वो इस पर अप्लाई करेंगे। अगर इसका ऐसे मत बना देना, अ कार इज वॉन्टेड बाय मी विद अलॉय व्हील्स, है ना। ये वाली जो बात आपने लिखी हुई है कार के लिए एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रही है, कार को डिफाइन कर रही है। तो इसको इसके साथ ही रखो। आप कैसे लिखोगे? अ कार, एक ऐसी गाड़ी जिसके अलॉय व्हील हो। कार विद अलॉय व्हील्स का मतलब है एक ऐसी गाड़ी जिसके अलॉय व्हील हो। इधर बाय मी आ जाएगा। जो वर्ब लिखी हुई है उसको V3 में लिख देंगे। वर्ब की पहली फॉर्म में इज एम आर से बनेगा। कार सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आएगी, इज आ जाएगा। अ कार विद अलॉय व्हील्स, अ कार विद अलॉय व्हील्स इज वांटेड बाय मी। अ कार विद अलॉय व्हील्स इज वांटेड बाय मी। बोलो, क्लियर हो गया? अब इनको बना के दिखाओ। हर एक सेंटेंस से थोड़ी थोड़ी बातें सीख रहे अपन। जैसे जैसे बेसिक रूल के बाद छोटी छोटी बातें देखिए। अच्छा, डू डज आए तो कैसे गलतियां करते हैं बच्चे, क्या गलती कर सकते हैं। एडवर्ब की पोजीशन से रिलेटेड आपको क्या बात ध्यान रखनी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज कनेक्टेड हो तो वहां पे किस बात का ध्यान रखना है आपको। थोड़ी थोड़ी बातें हम सीख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा। बेसिक रूल तो अपन ने कर ही लिए, कुछ एक्स्ट्रा बातें अब सीख रहे हैं। चलो इनको करके दिखाओ जरा। आजादुल भाई, हाँ। चलो, पुलिस अरेस्टेड रंगा बिसाइड्स 5 अदर क्रिमिनल्स। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनाए? क्या इसका पैसिव ऐसे बनाए? रंगा। अब तो डायरेक्ट भी लिखने लग गए होगे यार कि अरेस्टेड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज और प्लस में V3 से बनता है। तो यहां पे रंगा वॉज अरेस्टेड। वैसे बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय पुलिस आपको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। एक बार के लिए मैं लिख रहा हूं, इसके नीचे फिर ब्रैकेट डाल दूंगा, यानी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं। या अभी हटा ही दूं?
लो ऐसे लिख देता हूं, एक बार लिख के फिर लिख देता हूं कि इसको नहीं लिखना है, बाय पुलिस जो है इसको ओमिट कर देना है। ठीक है, याद रह जाएगा ये, बाय पुलिस जो लिखा हुआ है इसको ओमिट करना। रंगा वाज अरेस्टेड बिसाइड्स 5 अदर क्रिमिनल्स। इसको क्या मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? रंगा बिसाइड्स 5 अदर क्रिमिनल्स। अब ये बिसाइड्स होती है प्रीपोजिशन, ऐसे मत सोचना कि वर्ब प्लूरल आ जाएगी। ये बिसाइड्स होती है प्रीपोजिशन और ये बनेगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रंगा ही रहेगा तो वर्ब रंगा के अकॉर्डिंग ही आएगी। ऐसे मत सोचना कि यहां पे वर लगा दोगे। वॉज अरेस्टेड, ये बाय पुलिस लिखने की जरूरत नहीं होती, अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। अरेस्ट करने का काम पुलिस ही करती है। लो मैं एक काम करता हूं, इसको ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख देता हूं अंडरस्टूड। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ये अंडरस्टूड है। ये वाली बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड यहां पर अंडरस्टूड है। ठीक है, अब मैं यहां पे आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब मैं आपको यहां से पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? इन दोनों में से कौन सा ठीक होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई चीज चिपकी होती है, अगर ऑब्जेक्ट के साथ कोई चीज आपने चिपका रखी है तो उसको वैसे का वैसा ले आओ। जबरदस्ती पहले इसको अलग और इसको अलग करने की कोशिश मत करो। रंगा इनके अलावा, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया रंगा को इनके अलावा, तो ये चीज इसके साथ एसोसिएटेड है तो उसको उसके साथ ही ले जाओ, अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला ऐसा नहीं है कि ये वाले में कोई ग्रामेटिकल ऐसी कोई बड़ी गलती है, कोई मीनिंग बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना। लेकिन क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है? कहीं कोई बेवकूफ ऐसा सोचने लग जाए कि पुलिस ने भी अरेस्ट कर लिया और 5 क्रिमिनल्स ने भी अरेस्ट कर लिया उसको, कहीं को ऐसे मीनिंग निकालने लग जाए, तो क्यों ऐसे पचड़े में पड़ना? ऐसे लिख दो फिर, है ना, ऐसे वाला लिख लो। सेम यही बात आपको यहां पे अप्लाई करके दिखानी है। इसका बताना कैसे बनाओगे, इसका बताना कैसे बनाओगे। इसका ऐसे बनाए, द फेरोशियस लायन विद अ स्पीयर किल्ड था, वॉज किल्ड में चेंज हो जाएगा, वॉज किल्ड बाय देम। ऐसे बनाए क्या इसका, या इसका ऐसे बनाए, द फेरोशियस लायन फेरोशियस माने खूंखार, वॉज किल्ड बाय देम कौन सा बनाए इनमें से बताओ, इनमें से कौन सा बताएं। थैंक यू सौरभ भाई। अभी तो अपन ने देखा सर, यही बात तो आपने बताई है कि प्रीपोजिशन के साथ कुछ अटैच, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगा के कुछ अटैच कर रखा हो तो साथ रखो, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन कुछ लगा के अटैच कर रखा हो तो साथ रखो, ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगा के कुछ अटैच कर रखा हो तो साथ रखो। तो यहां पे इसमें गलती क्या है? अरे भाई ये विद स्पीयर लाइन के साथ अटैच है क्या? लाइन विद स्पीयर का मतलब हो जाएगा वो शेर जिसके पास भाला था। शेर भाला लिए घूमते हैं क्या, है भाई? अगर लाइन को आप ये मान लोगे विद स्पीयर लाइन के साथ अटैच है तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई कि लाइन जिसके पास भाला था। तो ये तो मीनिंग देना नहीं है ना। क्या मीनिंग देना था? उन्होंने फेरोशियस लाइन को उनके द्वारा मार दिया गया एक भाले से। कैसे मार दिया गया? एक भाले से। ये तो हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब मैनर का रिप्लाई है, और ये लास्ट में रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जबरदस्ती का इसको उसके साथ ले जाके मीनिंग गलत कर दोगे। समझ में आई भाई बात? अब जरा ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये 5 इसके ऑप्शन है। तसल्ली से एक बार शांति से देखो कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये आपका सवाल है और ये आपके ऑप्शन है।
शांति से एक बार देखो और फिर मुझे बताओ। स्पीयर माने होता है भाला, भाला। आराम से देखो कि वहां पे क्या टेंस यूज हो रहा है, क्या मीनिंग यूज हो रहा है, कैसे उसका पैसिव करेंगे, बताओ मुझे जरा। हाँ भाई, देखो समझना, जैसे इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो, एक है वर्ब, वर्ब फॉलोइंग, और एक वर्ब है हैड वन, दो वर्ब है। ठीक है। अगर आपको ऊपर हेडिंग डली हुई है कि इसको पैसिव में चेंज कर दो, ठीक, अगर किसी वाक्य में दो वर्ब है या तीन वर्ब है और तीनों को पैसिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल है तो तीनों करो, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे आपने देखा, ये वाले जो अपने सेंटेंसेस थे, कुछ सेंटेंसेस थे ना, जैसे ये वाला था, अब इस वर्ब को पैसिव में चेंज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया मैंने। अगर कोई ऐसी वर्ब हो जिसमें पैसिव में कन्वर्ट करना पॉसिबल होता तो कर देते हम भी। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे ऐसी वर्ब थी जो इंट्रांजिटिव थी, इसका पैसिव पॉसिबल था नहीं। अगर होती, अगर कोई ऐसी वर्ब होती, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता कि पैसिव पॉसिबल होता तो करते। वही बात मैं आपको यहां सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। पहले तो आप सिंपली ये समझने की कोशिश करो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो ये रिपोर्टर्स आपका सब्जेक्ट है, वर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फॉलोइंग मेन वर्ब है, बॉय इसका ऑब्जेक्ट है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। कह सकता हूं कि ये आगे का पूरा क्लॉज ये एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है इस बॉय के लिए, कह सकता हूं ऐसा। हाँ के ना, कि रिपोर्टर्स पीछा कर रहे थे, रिपोर्टर्स फॉलो कर रहे थे उस लड़के को जिसने गोल्ड मेडल जीता था। रिपोर्टर्स फॉलो कर रहे थे लड़के को जिसने गोल्ड मेडल जीता था, यही मतलब है इस सेंटेंस का। हाँ के ना। अपना जब पैसिव वॉइस में जाते हैं, अब ये तो आपको पता चल गया कि वॉज फॉलोइंग का वॉज बीइंग फॉलोड बनेगा, और इसका अगर करना होगा तो हैड बीन वॉन बनेगा, है ना। लेकिन मीनिंग तो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि पैसिव करने के चक्कर में मीनिंग चेंज कर दोगे। पढ़े एक एक करके सेंटेंस। द बॉय वॉज बीइंग फॉलोड बाय द रिपोर्टर्स, लड़के का पीछा किया जा रहा था रिपोर्टर्स के द्वारा, यहां तक तो ठीक है। हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल, अब ये हु आपने लिख दिया रिपोर्टर्स के साथ, हु आपने लिख दिया रिपोर्टर्स के साथ, तो इस सेंटेंस का तो मीनिंग हो गया रिपोर्टर्स ने गोल्ड मेडल जीत रखा था। रिपोर्टर्स वर बीइंग फॉलोड बाय द बॉय, रिपोर्टर्स का पीछा किया जा रहा था बॉय के द्वारा। पहले सेंटेंस में दिक्कत यह है कि भैया आपने रिपोर्टर्स को गोल्ड मेडल जितवा दिया। दूसरे सेंटेंस में दिक्कत यह है, यहां था रिपोर्टर्स पीछा कर रहे हैं, तुमने कह दिया रिपोर्टर्स का पीछा लड़का कर रहा था। मीनिंग चेंज। अरे स्ट्रेस चेंज करना, मीनिंग थोड़ी चेंज करना है। द बॉय हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल वॉज फॉलोइंग रिपोर्टर। अब इसमें एक काम आपने अच्छा किया कि ये हु हैड वॉन वाले को साथ में ले गए ताकि बॉय के लिए ये बात ही पता चल गई। लेकिन आपने इधर क्या कर दिया, पैसिव किया ही नहीं, और एक्टिव में भी मीनिंग गलत हो गया। उसको जब एक्टिव का एक्टिव ही छोड़ दिया तो मीनिंग गलत हो गया। लड़का पीछा कर रहा था रिपोर्टर्स का। अब बचे मेरे पास ये दो ऑप्शन। ठीक है, समझना। पहले सेंटेंस में आपने क्या कर रखा है, लड़का जिसने गोल्ड मेडल जीता था, लड़का जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसका पीछा किया जा रहा था रिपोर्टर्स के द्वारा। मीनिंग ठीक है, मीनिंग ठीक है, ग्रामर भी ठीक है। वर्ब फॉलोइंग का पैसिव कर दिया आपने, बॉय के लिए लगाना इसलिए वॉज बीइंग फॉलोड कर दिया। एक दूसरा देखो इसमें क्या किया, ये वाला जो पोर्शन था इसको हुम को बाय हुम में कन्वर्ट कर लिया।
हुम को बाय हुम में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी पलट के पैसिव कर दिया। द बॉय हुम द गोल्ड मेडल हैड बीन वॉन, और फिर वो जो वर्ब थी उसका तो पैसिव आगे लिखा ही हुआ है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? इस दोनों में ये फर्क है कि भैया इसमें तो दोनों वर्ब का पैसिव कर दिया, लास्ट वाले में इसका भी पैसिव कर दिया और इसका भी पैसिव कर दिया, और इस वाले में सिर्फ एक वर्ब का पैसिव है। ऐसा होगा नहीं कभी ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे आ जाएं, बहुत रेयर चांस है। अगर आ जाएंगे तो दोनों वर्ब का जिसमें पैसिव हो रहा है उसको प्रेफर करोगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वाला ऑप्शन पेपर में हो ही ना। फिर क्या करोगे? क्या इसको गलत मान के छोड़ के आ जाएंगे? अरे कम से कम एक वर्ब को तो पैसिव किया ना उसने, कम से कम एक वर्ब को तो पैसिव किया ना उसने। तो अगर मैंने कहा कि इसको आपने पैसिव में चेंज किया है तो कुछ गलत वर्ड है। हमें मानता हूं दोनों वर्ब को नहीं कर पाया, लेकिन एक वर्ब को तो एटलीस्ट पैसिव किया, तो ये भी चल जाएगा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो। ये टिक और डबल टिक का मतलब समझते हो? अगर ये ऑप्शन में है तो ये टिक, ये ऑप्शन में तो ये टिक, दोनों में है, दोनों ही ऑप्शन में है तो ये वाला प्रेफर होगा। ये टिक और डबल टिक का मतलब ये है कि अगर फोर्थ नंबर ऑप्शन में आया हुआ है, फिफ्थ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसको टिक करना पड़ेगा। सिर्फ यही ऑप्शन में फिर तो कंफ्यूजन ही नहीं है, इसी को टिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन में तो इसको प्रेफर करना है क्योंकि इसमें दोनों वर्ब का पैसिव हो रहा है। बोलो भाई, समझ में आया क्या? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये हैं जी डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये आज की क्लास के आखिरी दो सेंटेंसेस हैं, फिर छुट्टी हो जाएगी। ही लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। अब अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और सम आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब डाई ट्रांजिटिव वर्ब के पैसिव में क्या बात अलग हो जाती है? पैसिव बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। पैसिव बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। इसलिए इस बार तो मेरे पास दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इस बार तो मेरे पास दो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों से पैसिव बन पाएगा। एक बार इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पैसिव बनाऊंगा, एक बार इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पैसिव बनाऊंगा। अरे हाँ कि ना? जैसे पहले मैं इस वाले को बना के देखता हूं। एक बार में एक ही सब्जेक्ट बना सकते हो, दोनों तो लिख नहीं पाओगे। एक सब्जेक्ट बन जाएगा, दूसरा रह जाएगा। पहले ये बनाओगे तो ये रह जाए, मतलब ये आ गया, ये रह जाएगा। इसको बनाओगे तो वो रह जाएगा। देखना कैसे? आई को मैंने, मतलब मी को मैंने आई बना दिया, ठीक है। अब ये लेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका पैसिव करना है तो कर दिया मैंने, आई वॉज लेंट, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया तो ये वाला एज इट इज पड़ा रह जाएगा। यहां पे लिख दिया आई वॉज लेंट सम मनी। अगर आपको याद हो तो अपन ने चैप्टर में एक बात करी थी कि पैसिव में जाने के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बचता, लेकिन डाई ट्रांजिटिव में पैसिव में होने के बावजूद भी एक ऑब्जेक्ट बच जाता है, क्योंकि दो दो थे। एक को सब्जेक्ट बना लिया, एक फिर भी बच गया। आई वॉज लेंट सम मनी बाय हिम। कोई दिक्कत यहां तक? ऐसे ही अब अगर सम मनी को सब्जेक्ट बना लोगे, सम मनी वॉज लेंट। इस बार ध्यान देना कि अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने कि ये जो मी होता है ना, इससे पहले टू अंडरस्टूड होता है। ये जो मी होता है इससे पहले टू अंडरस्टूड होता है। बस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के चक्कर में टू छुप जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको देखो ऐसे लिखना चाहते हो, ही लेंट सम मनी टू मी, वो टू हाजिर हो जाता है ना। अब ये कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो स्ट्रक्चर है नहीं, ये कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तो स्ट्रक्चर है नहीं, तो इस बार वो टू प्रकट हो जाएगा। सम मनी वॉज लेंट टू मी, सम मनी वॉज लेंट टू मी बाय हिम। क्लियर हुई बात? हाँ भैया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब के दो दो पैसे बनते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। बस ध्यान रखना जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा लिख सकते हो, क्योंकि इससे पहले तो कोई प्रीपोजिशन अंडरस्टूड नहीं है जो बाद में प्रकट हो जाए। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऐसे आएगा तो यहां ही प्रीपोजिशन प्रकट हो जाएगी। अब ये ऑप्शन में हो तो ये लगाना, ये ऑप्शन में हो तो ये लगाना, दोनों ठीक है।
कभी दोनों ऑप्शन में आ गए तो इनडायरेक्ट वाले को प्रेफर कर लेना, ठीक है, इनडायरेक्ट वाले को प्रेफर कर लेना, क्योंकि जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर इस पे स्ट्रेस डालना होता है। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों ठीक है, दोनों कभी ऑप्शन में आ जाए, रेयर पॉसिबिलिटी, तो इसको प्रेफर कर लेना। सेम इन्हीं बातों का यूज करते हुए तो मुझे इसको बना के दिखा दो और फिर आज की छुट्टी। हाँ जी, राजेश टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। राजेश ने हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब इसका जब अपन पैसिव करेंगे तो पहले तो अस से वी बना लेता हूं। वी टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो वी वर टोल्ड, वी वर टोल्ड। अब जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पटकोगे तब कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। वी वर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी वर टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय राजेश। कोई दिक्कत? अब जब इंटरेस्टिंग स्टोरी को सब्जेक्ट बनाओगे तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इस बार आपको वॉज टोल्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वी के साथ वर्ब प्लूरल आती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहां पे वॉज टोल्ड लिखना पड़ेगा। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज टोल्ड। इस बार बताओ मुझे, क्या सीधा अस लिख दें कि टू अस लिखना पड़ेगा? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज टोल्ड अस की टू अस? मैंने आपको बताया जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर होते हैं, यहां एक प्रीपोजिशन छुपी होती है, जैसे आप उस स्ट्रक्चर को तोड़ते वो प्रीपोजिशन बाहर आ जाती है। राजेश टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू अस, तो जब आपने स्ट्रक्चर तोड़ा तो यहां पे आपको अस डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, टू अस लिखना पड़ेगा। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय राजेश। फिर वही बात, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना? जो ऑप्शन में दिखे उसको टिक कर लेना, दोनों आ जाए तो इसको प्रेफर कर लेना। इतनी बात क्लियर हो गया मेरे भाई? हाँ जी, आया कुछ मजा? जो हम चीजों पे काम करते हैं ना, जैसे हमने टेंथ चैप्टर पे ऊपर काम किया, ये चीजें मैंने आपको बेसिक में थोड़े थोड़े छींटे मारे पैसिव के, आज आपको उसका फल नजर आ रहा होगा, बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक बार 2x पे दोबारा रिवाइज कर देना, आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सवाल होते हैं बड़े आसान होते हैं, वैसे फ्री के नंबर होते हैं। आजकल थोड़ा सा जो टेढ़े मेढ़े सवाल बनने लगे, टेंशन मत लो, वो भी आपको तरीका बताऊंगा कि उनमें किस चीज का ध्यान रखना है। देखो जो सवाल गलत है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो भी बता दूंगा कि साफ साफ भैया ये गलत थे, इनका कुछ नहीं कर सकते अपन। लेकिन जो थोड़े टेढ़े हैं जिनमें जैसे तैसे आंसर निकाला जा सकता है, वो सब भी कराएंगे, उस लेवल तक भी जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है मेरे भाई, छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है। इस वीक के अंदर थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। ठीक है, जैसे जनरली थर्सडे और संडे की होती है, मेरे को कुछ काम है, थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आके सैटरडे को क्लास ले लूं,
ठीक है, सैटरडे को अगर ना ले पाए तो संडे को तो एक्स्ट्रा क्लास जरूर लगेगी लगेगी, संडे को तो 100% लगेगी ही लगेगी, सैटरडे को हो सकता है ना लगे। कहने का मतलब थर्सडे फ्राइडे की तो छुट्टी है ही, कोशिश मैं करूंगा कि सैटरडे को भी लूं, अगर सैटरडे को ना ले पाए तो संडे को तो क्लास जरूर लगेगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर प्लीज डोंट गेट एंग्री, आई यूजली डोंट कमेंट। अच्छा जी, सीरियस डाउट, वेन एवर आई गिव एडिक्विटी मॉक टेस्ट आई सो बायोलॉजिकल टर्म वेयर टू स्टडी दिस टर्म्स। उसका बच्चे कोई अखंड किशोर मेरे भाई, उसका किसी के पास कोई सोर्स नहीं है, ये जो ऊट पटांग वोकैब टाइप की ये पूछने लगे इसका किसी के पास कोई सोर्स नहीं है मेरे भाई। ठीक है, वो जो आपके लिए नया है वो सबके लिए नया है, कोई इलाज नहीं है उसका, ये चैट जीपीटी से बनाया हुआ कूड़ा है, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। सर मैं ब्रिल्स एक्सप्रेस फॉलो कर, ठीक है कर सकते हो मेरे भाई। अगर हम ऐसा लिखें स्पीयर वाज यूज टू किल द फेरोशियस लायन, पैसिव ठीक है, लेकिन उस सेंटेंस का पैसिव नहीं है ये। हाँ जी, उसमें यूज वर्ब आ रही थी मेरे भाई, क्या उसमें यूज वर्ब जो है वो यूज करी गई थी? तो जबरदस्ती है नई वर्ब क्यों लेके आ रहे हो, क्यों, क्या रीजन है? सीजीएल प्री से पहले वोकैब की बुक आ सकती है क्या? माफी चाहूंगा बच्चे, नहीं आ पाएगी, एरर प्रो आ जाए इतना ही बहुत है, उस पर काम करना शुरू किया। बैच है जिसमें मिक्स प्रैक्टिस करवाई है, क्या उसे स्टार्ट कर दें? उसे स्टार्ट कर दें मतलब आपके पास मेरी ऐप वाला बैच है क्या, ये कहना चाह रहे हो क्या? आप पहले उसको लगा ले मेरे भाई, अगर लगाना चाहे तो तेरी मर्जी है। प्लीज शो योर एंगर अबाउट कमेंट्स। आजादुल मुनीम लश्कर, अब लाइन क्रॉस कर रहे हो मेरे भाई, मजे मत लो है ना, आपका काम हो गया, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया, अब जाओ मुन्ना सो जाओ या पढ़ लो, भड़क मत करो फालतू की। हाउ मेनी आवर स्लीप, 6 7 8 घंटे जो आपको सूट करती हो, मिनिमम 6 मैक्सिमम 8। चलो जी, आज के लिए बाय बाय टाटा। अब नेक्स्ट क्लास अपनी सैटरडे या संडे के अंदर होगी, ठीक है, सैटरडे या संडे को होगी आपकी नेक्स्ट क्लास। कोशिश मैं करूंगा कि सैटरडे संडे दोनों हो, नहीं तो संडे तो 100% एक्स्ट्रा क्लास लगेगी लगेगी।